हेलो एवरीवन, आज देखते हैं कि एक UI UX डिजाइन प्रोसेस क्या होती है। UI UX डिजाइनर का अपना एक अलग तरीके से प्रोसेस होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक प्रोसेस, आपका जो बेसिक प्रोसेस जो UX डिजाइन का होता है वो क्या होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक UX डिजाइन के बेसिक प्रोसेस में 6 स्टेप्स होती है। अब ये 6 स्टेप कौन सी है? तो 6 स्टेप में सबसे पहली प्रोसेस है अंडरस्टैंड, ठीक है। बाद दूसरी स्टेप आती है रिसर्च करना, ठीक है। तीसरी स्टेप आती है रफ स्केचिंग होती है आपकी, तो रफ स्केच करना। उसके बाद चौथी प्रोसेस है डिजाइन करना, ठीक है। और फिर पांचवी प्रोसेस जो आती है उसे कहते हैं हम इम्प्लीमेंट करना। और 6 प्रोसेस की जो स्टेप है जिसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन करना, ठीक है। तो चलिए अब इस 6 स्टेप्स की प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि हर स्टेप्स में क्या होता है। तो सबसे पहली स्टेप है जिसे कहते हैं हम अंडरस्टैंड करना। अब इस चीज का सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखता है, ठीक है, तो उसे सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना, यानी कि समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बेसिकली अब स्केनेरियो एक बेसिक एग्जांपल हम ये पकड़ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए काम करते हैं, तो जहां पे आपके पास एक क्लाइंट आता है। अब ये क्लाइंट आपसे वो चीजें डिस्कस करता है जो प्रोजेक्ट उनके पास है और उन्हें बनाना है, ठीक है। मान लीजिए वो प्रोजेक्ट है एक मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। उसका सब्जेक्ट पता है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। ये हुआ पहला एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है आप कोई अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सनल प्रोजेक्ट है आपके अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। तो पहले एग्जांपल में हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि मानो आपके पास अगर क्लाइंट आता है कोई, तो सबसे पहले हम उसके प्रोजेक्ट को सबसे पहले समझ लेंगे कि आखिर में वो क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब इस चीज में सबसे पहले होता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? सिंपल सी चीज है, क्लाइंट को क्या चाहिए और हम उसे किस तरह से वो चीज दे सकते। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में एक यूएक्स डिजाइनर, एक यूआई यूएक्स डिजाइनर क्लाइंट्स को बहुत सारे सवाल भी पूछता है। मान लो अगर मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन चाहिए। अब ये सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन अगर मैं आपसे ये कहूं तो आपका सबसे पहला सवाल ये होगा, ऐसा वो कौन सा पेन पॉइंट या ऐसा वो कौन सा प्रॉब्लम है करंट सॉल्यूशंस में जो आप अपने ऐप से सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, ये तो एक बेसिक सवाल हो गया। उसके बाद आता है यूजर बेस, ठीक है। किस तरह के यूजर बेस को आप टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस स्टेप में और भी चीज बनाते हैं, जैसे कि पर्सोनास हो गए, यूजर पर्सोनास। अब यूजर पर्सोनास क्या होते हैं कि आपका यूजर बेस का एक हाथ सैंपल आपको उठाना पड़ता है। तो मान लो अगर यूजर बेस आपका 10 लोगों का है, तो उसमें से एक इंसान को आपको पकड़ के उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स, उसका आज तक का काम करने का तरीका और वो किस गोल को किस तरह से कंप्लीट करता है। और अगर सोशल नेटवर्किंग ऐप है तो फिलहाल सोशल नेटवर्किंग ऐप पे वो यूजर एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस में क्या कर रहा है, ठीक है। और हमारा जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उसके अंदर हमारा जो यूजर है, मतलब जिस यूजर पर्सोनाज में हमने एक यूजर को पकड़ के उसकी सारी चीजें लिख ली है। जैसे कि यूजर पर्सोनाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि यूजर का नाम, यूजर का एज, ठीक है, उसके एप्लीकेशन यूज करने का तरीका, कौन सी चीजें वो यूज करता है, कौन सी चीजें उसको पसंद नहीं है, उसके मेजर पेन पॉइंट्स कौन से हैं। अगर वो कोई ऐप या कोई सर्विस यूज करता है, उस सर्विस में या उस ऐप में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिन्हें आप अपने ऐप में इंप्लीमेंट करके उन्हें सिंपल, आसान बना सकते हैं। या कई बार ऐसे होते हैं कि कोई फीचर्स मिसिंग है, ठीक है। मान लो अगर आज के करंट सोशल नेटवर्किंग ऐप में अगर कोई फीचर मिसिंग है, तो वो एक आपके लिए, एक आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट में वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है कि वो फीचर देकर आप अपने ऐप को दूसरों से अलग दिखा सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक चीज कि प्रोसेस में अंडरस्टैंडिंग की, जो ये हो गई अंडरस्टैंडिंग स्टेप। अब दूसरी स्टेप जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं रिसर्च करना। अब रिसर्च हमें क्या करना है?
ठीक। अब इस रिसर्च में सबसे पहली चीज जो आती है वो है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ओके, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है कि मान लो कि मार्केट में जो भी आइडिया आप बनाएंगे तो उसके 95% चांसेस है कि उस आइडिया पे ऑलरेडी कोई काम कर चुका है। ठीक है, फिर चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट में आया हो ना आया हो, उसकी केस स्टडीज आपको बिहान या ट्रिपल पे तो मिल ही जाएगी। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनकी केस स्टडीज बनाई जा चुकी है, जिनकी डिजाइन बनाई जा चुकी है, लेकिन बस उन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, अब ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं तो बेसिकली डिजाइनर्स के साइड प्रोजेक्ट्स होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप जो बनाना चाहते हैं वो मार्केट में किसी ने पहले से ही बना के रखा है या उसके बारे में सोचा तो जरूर होगा। अब दूसरी इसे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आपको क्या करना है, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स को आपको देखना है कि मार्केट में फिलहाल जो है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं या फिर कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आप बनाना चाहते हैं उसके बेहद करीब है या एग्जैक्टली वही सेम चीज है जो आप बनाना चाहते हैं। अब इस एनालिसिस में आपको यह देखना है ऐसा वो कौन सा फीचर है या ऐसा वो कौन सी अलग चीज है जो आप अपने सामने वाले से अलग देना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का तरीका। ठीक है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि जो उसने नहीं दिया वो मैं दूंगा। ठीक है, इसमें दूसरी चीज, अब इसको किस तरह से किया जाता है, बेहद सिंपल है। आप एक बुक ले लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए, बस आपको ऑनलाइन रिसर्च करने, आजकल गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, तो गूगल पे आप रिसर्च कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मेरे प्रोडक्ट के करीब जाता है, और उसके फिर प्रोज एंड कॉन्स हम दे सकते हैं। फिर उनके रिव्यूज़ हम देख सकते हैं कि उनके यूज़र्स को क्या चाहिए जो उनके प्रोडक्ट में है नहीं, जिसे हम ले सकते हैं या हम अपने प्रोडक्ट में दे सकते हैं। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ठीक है, रिसर्च और भी तरह के रिसर्च होते हैं, लेकिन बेसिक रिसर्च जो है वो ये है। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा लेटेस्ट ट्रेंड कौन से हैं। अब ट्रेंड से मेरा मतलब ये है कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो अपने यूजर एक्सपीरियंस में ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं जो कि अडॉप्ट करने से हमारे प्रोडक्ट को भी फायदा हो सकता है। एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि स्विगी का बटरफ्लाई इफेक्ट। अब स्विगी का बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, जब भी आप स्विगी लॉन्च करते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि गलत जगह पे फूड जो है वो डिलीवर हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स पहले आ रहे थे कि गलत जगह पर फूड जो है वो डिलीवर हो रहा था, जिसकी वजह से उनके रिजेक्शन रेट जो था, फूड के ऑर्डर को जो रिजेक्शन रेट जो था ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जिसकी वजह से स्विगी ने ये इंट्रोड्यूस किया कि जैसे ऐप लॉन्च होगा उसके अंदर सबसे पहले वो लोकेशन पे ही दिखाएगा। तो यूजर्स के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि हाँ, मैं अभी करंट लोकेशन पे हूँ तो मुझे लोकेशन सबसे पहले देखना चाहिए डिलीवरी करने से पहले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे एड्रेसेस पर फूड डिलीवर करवाते हैं। ठीक है, तो ये हम सोचना या फिर देखना भूल जाते हैं कि कई बार कहाँ पे फूड जो है वो डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो हम ऑर्डर तो दे देते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि अरे फूड तो गलत ऑर्डर जगह पे डिलीवर हो रहा है। मैं मान लीजिए अगर मैं किसी दोस्त के घर पे हूँ, वहाँ पे मुझे फूड चाहिए और बिना सोचे समझे मैंने ऑर्डर डाल दिया और मुझे बाद में पता चलता है कि मेरा फूड तो घर पे जा रहा है मेरे, तो ये तो फिर मतलब अजीब सी बात होगी ना, जिसकी वजह से मुझे फूड का जो ऑर्डर है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। तो बेटर है कि मैं सबसे पहले लोकेशन देखूँ। तो ये एक अच्छा फीचर था उनका, और इस तरह से मतलब यूजर एक्सपीरियंस को इस तरह से इम्प्रूव मार्केट में जो लोग जो आपके कंपटीटर्स है वो कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरह से मैं अपने ऐप का यूजर एक्सपीरियंस जो है वो एक नए ट्रेंड के हिसाब से बिठा सकूं। तो हम पहुंच गए हैं तीसरी स्टेप पे। तो हमारी तीसरी स्टेप क्या है, तो स्केच करना। आसान है, इसका नाम भी बिल्कुल आसान है, राइट। तो जैसे कि नाम से पता चलता है कि स्केच करना मतलब हमें अब हमारे ऐप के बेसिक स्क्रीन्स किस तरह से दिखेंगे उन्हें स्केच करना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ड्राइंग बोर्ड पे चले जा सकते हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड, आपके पास कोई व्हाइट बोर्ड होगा, मार्कर लीजिए और शुरू हो जाइए। दूसरी चीज़, या तो फिर आप पेंसिल और पेपर लीजिए। पेंसिल और पेपर बहुत लोग प्रेफर करते हैं,
ठीक है, क्योंकि बनाना आसान होता है, ज़्यादा उसको सोचना नहीं पड़ता, टेक्निकल चीज़ है नहीं। या तो फिर आप कोई ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल अगर ट्रेंड की बात की जाए, इनविजन का फ्री हैंड करके एक टूल है, ठीक है, आपने नहीं देखा होगा तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। दूसरा टूल है मीरो, जिसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि फिलहाल ट्रेंड में जो टूल्स है मीरो उसमें से ज़्यादा शायद अच्छा है, मैंने खासकर ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन मीरो अच्छा है। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपनी रफ वायर फ्रेम्स बनानी है, ठीक है। अब रफ वायर फ्रेम्स में आप क्या दिखाएंगे, आप बेसिकली एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे आपके प्रोजेक्ट या फिर आपके एप्लीकेशन की। मान लो यहाँ पे हम बना रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन की एक रफ वायर फ्रेम्स आपको बनानी पड़ेगी। अब अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्या होती है कि आपको अपने वायर फ्रेम्स को या जो भी आप रफ स्केच कर रहे हैं उन्हें आपको आपके टीम के साथ डिस्कस करना होता है। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो वायर फ्रेम हम जो बना रहे हैं फिलहाल वो कैसी होनी चाहिए, या हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, या जो गोल्स हमें हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मिली है हमारे क्लाइंट की तरफ से, या जो हमने बनाई है हमारे साइड प्रोजेक्ट के हिसाब से, जो कुछ भी सिनेरियो हो वो कैसी है, मतलब उसके हिसाब से हमारी वायर फ्रेम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है। तो यहां पे आपको वायर फ्रेम्स करने होते हैं, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में नए आइडियाज भी आते हैं और पुराने आइडियाज जो आपको रिक्वायरमेंट मिली है वहां पे आप उन्हें इंप्रूव भी कर सकते हैं। क्या मान लो कि अगर कोई चीज आपको आपके क्लाइंट से मिली है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है, तो उसके अंदर आप एक उस सिंपल आइडिया के अंदर बहुत सारी चीजें उभर के आ सकती हैं जो इससे पहले हमारे क्लाइंट के साथ या फिर हमारे दिमाग में पहले कभी आई नहीं थी, ठीक है। तो ये प्रोसेस में बहुत सारी चीजें बाहर आती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। मैं तो कहूँगा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जैसे यूएक्स का कोट है, जितने ज़्यादा आप ऑप्शंस देते हैं ना उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अपने ऑप्शंस को कंट्रोल कीजिए जितना हो सके उतना, ठीक है। या तो फिर रिक्वायरमेंट है तो फिर शायद आपको डिलीवर उतना करना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना मिनिमल आप हो सकते हैं उतना मिनिमल आपको इस प्रोसेस में। अब इस प्रोसेस में रिपीटेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब रिपीटेशंस तो होगी, ठीक है। जैसे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आप अगर कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई साइन इन स्क्रीन बनाते हैं या साइन अप स्क्रीन बनाते हैं, या ऐसा कुछ मान लीजिए साइन इन स्क्रीन बनाते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली साइन इन स्क्रीन में आप अपने नॉर्मल चीज़ें डाल देंगे, जैसे कि हर ऐप में होता है अपना यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, फॉरगेट पासवर्ड का बटन होता है, साइन इन का बटन होता है, कोई ऐप कोई इलिस्ट्रेशन होगा बेसिक, या तो फिर आप सोशल साइन इन ऑफर करते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने डिज़ाइन में सोशल साइन इन दिखा रहे हैं, लेकिन क्लाइंट जो है वो अभी इस फीचर को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, वो इसे बेसिकली रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें ईमेल और पासवर्ड ये चाहिए, बस आप सोशल साइन इन इसमें से निकाल दीजिए। तो ये जो रिपीटेशन है और ये वायर फ्रेम्स आपको अपने क्लाइंट्स को भी दिखानी होती है और उन्हें समझाना होता है कि हम जो वायर फ्रेम्स जो अभी बना रहे हैं ये कोई फाइनल डिज़ाइन नहीं है। ये सबसे पहली बात, मतलब मैंने तो टेक्निकली इस चीज़ में, मतलब इस फील्ड में ये सीखा है कि 50% 40% मैं कहूँगा कि डिज़ाइन होता है, लेकिन 60% जो है वो आपके सोल्यूशन को आपके क्लाइंट को या फिर जो भी आपका पोटेंशियल यूज़र होगा उसे कन्विंस करने में चला जाता है कि आपने जो सोल्यूशन डिज़ाइन किया है वो उनके बिजनेस के लिए या जो भी इम्पैक्ट आप मार्केट में उस प्रोडक्ट से क्रिएट करना चाहते हैं उसके हिसाब से कितना सही है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और रिपीटेशंस जो होती हैं वायर फ्रेम्स में वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है, ठीक है। और इन्हीं रिपीटेशंस के बाद जो आखिरी में आपके पास वायर फ्रेम आती हैं उन्हें आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है। यहाँ पे जो है प्रोसेस में एक और स्टेप आप डाल सकते हैं, जैसे कि इस चीज़ के नीचे इसकी सब प्रोसेस आप कह लीजिए। तो ये सब प्रोसेस आप हो सकती है या आप डिजिटल वायर फ्रेम्स बनाएं।
अब डिजिटल वायर फ्रेम्स का ये फायदा है कि आप उन्हें इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप में डाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने कोई फ्री हैंड का जो इनविजन का जो ऐप आता है उसके अंदर अगर आपने वायर फ्रेम्स बना लिए, तो उन वायर फ्रेम्स की फोटोग्राफ्स लेके आप इनविजन के ऐप में ही डाल के आप एक इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप बना सकते हैं उन स्क्रीन की वजह से। ठीक है, उन स्क्रीन के साथ आप एक इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप बना सकते हैं, और ये प्रोटोटाइप जो है, जो एक लिंक आप अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं जिसके हिसाब से वो देख सकें कि आपने जो वायर फ्रेम बनाया है तो उनके प्रोडक्ट का जो फ्लो होगा वो किस तरह से होगा। और डिजाइन बनाने से पहले ये प्रोडक्ट का जो फ्लो है अगर आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकें तो सबसे अच्छी चीज होगी, क्योंकि इस तरीके से उन्हें पता चलता है कि उनका बेसिक फ्लो होगा, फ्लो जो होगा वो यूएक्स का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा। इंस्टेड ऑफ कि आप हाई फिडिलिटी डिज़ाइन पहले डिज़ाइन करें उसके बाद अपने क्लाइंट्स को दिखाएं, क्योंकि हाई फिडिलिटी डिज़ाइन में जो है वो चेंजेस करना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, अगर आप किसी डिज़ाइन को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर कोई डिज़ाइन बहुत अच्छे से जा रहा है और उसके अंदर चेंजेस करना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, तो बेसिक में अच्छा है कि आप अपने वायर फ्रेम्स में ही वो चेंजेस दिखाएं। ठीक है, तो चलिए बड़ी हायरार्की में जो हमारा चौथा प्रोसेस है, इस प्रोसेस की स्टेप्स में वो है डिजाइन करना। अब डिजाइन करने से मेरा मतलब वही है जो बेसिकली हम सोचते हैं कोई ऐप को डिजाइन करने के बारे में। तो इस प्रोसेस में आपके पास आपकी वायर फ्रेम्स हैं जिन्हें हम ब्लूप्रिंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इन ब्लूप्रिंट्स को मान लीजिए हम इन्हें ब्लूप्रिंट्स की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वायर फ्रेम्स में आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से आई हुई है, और इस इंफॉर्मेशन को जो है वो अब आपको अपने फाइनल डिजाइन में इंक्लूड करके आपको अपनी फाइनल हाई फिडिलिटी मॉकअप्स बनाने हैं। अब हाई फिडिलिटी मॉकअप्स में लो फिडिलिटी मॉकअप्स भी होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जिन्हें आप निकाल भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस स्टेप को आप डालें ही। ठीक है, तो डिज़ाइन के प्रोसेस में क्या होता है, तो बेसिकली आप अपनी इमेजेस डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इमेजेस से मेरा मतलब ये है कि आप अपने जो भी डिज़ाइन आप ड्रिबल पे देखते हैं ना, इस डिज़ाइन की प्रोसेस स्टेप में आपको वही चीज़ें बनानी है। तो जैसे कि फाइनली आपका ऐप कैसा दिखेगा, ठीक है, इस डिज़ाइन की स्टेप में आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपकी स्टाइल गाइड क्या होगी। अब स्टाइल गाइड बेसिकली होती क्या है, स्टाइल गाइड एक ग्रुप होता है कंपोनेंट्स का। ठीक है, फिर स्टाइल गाइड में होते हैं कंपोनेंट्स, स्टाइल गाइड में होते हैं टाइपोग्राफी के एलिमेंट्स, फिर स्टाइल गाइड में होता है कि हम कलर्स कौन से यूज करेंगे, फिर स्टाइल गाइड में ये भी होता है कि हम इमेजेस अगर हमें यूज करनी है तो हम किस तरह की इमेजेस यूज करेंगे। जैसे कि मान लो हम स्टॉक इमेजेस यूज करेंगे, या तो हम खुद इमेजेस को क्लिक करेंगे। ठीक है, या तो फिर हम ऐसी इमेजेस यूज ऑनलाइन वेबसाइट से ही लेंगे, लेकिन जिनका जो मूड होगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा जैसे कि हमने ही वो इमेजेस क्लिक की है, इंस्टेड ऑफ कि रिपीटेटिव जो चीज़ी जो स्टॉक इमेजेस आती हैं वो नहीं। ठीक है, तो डिज़ाइन की इस स्टेप में आपको ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, जैसे कि विजुअल डिज़ाइंस में होती है। ठीक है, तो इसके अंदर बैनर्स भी आ गए, इसके अंदर इंटरैक्शन भी आ गया। ठीक है, तो इंटरैक्शन अच्छा हुआ, ये टॉपिक बहुत अच्छा है एक्चुअली। डिज़ाइन करने के बाद ऐप जो अपना जो ऐप होगा वो डिज़ाइन करने के बाद आपको कई बार इंटरैक्शंस भी दिखाने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेसिक सा इंटरैक्शन है कि अगर कोई मेरा ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है, अभी इस ई कॉमर्स के एप्लीकेशन में जैसे कि मैं अपने बटन पे यानी कि ऐड टू कार्ट के बटन पे अगर क्लिक करता हूँ तो वो इंटरैक्शन कैसे दिखेगा। ठीक है, तो क्या वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होगा या बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, जैसे कि हमारे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में होता है। ठीक है, अपने ऐप को थोड़ा सा स्पाइस अप करने के लिए आप अलग सा इंटरैक्शन उसके अंदर डाल सकते हैं जो दिखने में भी अच्छा लगता है, और ऐप यूज़ करने में एक कम्प्लीटली अलग सा ऐप इस्तेमाल होता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अलग ऐप है, हालांकि सब्जेक्ट आपका भी सेम है और मार्केट में जो कंपटीशन है उसका भी सेम ही है,
लेकिन अगर आप इंटरैक्शंस पे अपने अलग से काम करोगे ना, तो ये जो आपका जो ऐप है वो कंप्लीटली अलग तरीके से फील होगा। वो ऐसा नहीं लगेगा कि टिपिकल ई कॉमर्स का ऐप है, ठीक है। तो ये यूज करने में और ये जो एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस में इंटरैक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। इंटरैक्शंस और एनिमेशंस का उतना ही बड़ा हाथ है जितना आपके डिजाइन का है। आपका डिजाइन तो यूनिक ऑब्वियसली होगा ही, आप उसे यूनिक तो बनाएंगे दूसरे ऐप से, आप बहुत सारे रेफरेंसेस भी उठाएंगे जो आपको ड्रिबल से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एनिमेशंस को भी बनाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, मोशन डिज़ाइन उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोशन डिज़ाइन का एक अलग से फील्ड होता है, एक अलग से पोजीशन होती है कि कोई भी कंपनी में है, कोई डिज़ाइन कंपनी में मोशन डिज़ाइन या एनिमेशन का एक अलग ही एम्प्लॉय होता है जो इन चीज़ों पे काम करता है, ठीक है। तो इस स्टेप में, डिज़ाइन की इस स्टेप में आपको स्टाइल गाइड बनानी है, आपको आपके डिज़ाइन का तरीका समझना है। स्टाइल गाइड में ऑब्वियसली आपने कंपोनेंट लेआउट कर लिए कि आपको किस तरह के कंपोनेंट्स चाहिए और आपके कंपोनेंट्स कैसे दिखने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आप रेफरेंसेस बहुत सारे हैं, विजुअल डिज़ाइन के रेफरेंसेस की ऑनलाइन पे दुनिया भरी पड़ी है, आप कहीं से भी रेफरेंस उठा सकते हैं, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने ऐप का फाइनल व्यू डिजाइन करना है कि मतलब आपका ऐप फाइनल कैसे दिखेगा, ठीक है। अगली प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी 5वीं स्टेप जो है वो है इंप्लीमेंट करना। अब इंप्लीमेंटेशन में आप कहोगे कि एक डिजाइनर ने अपना ऐप डिजाइन कर लिया, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन में उसका क्या रोल है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन में जो रोल होता है वो है ये देखना कि जो उसने डिजाइन किया है वो एग्जैक्टली इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीज सुनने में आसान है, लेकिन जब आप अपना डिजाइन जो है वो अपने डेवलपर को हैंड ओवर करते हैं, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज कई बार ऐसा होता है कि आपके डिजाइन में कुछ चीजें मिसिंग है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल ही देना चाहूं तो एम्प्टी स्क्रीन्स, ठीक है, एम्प्टी स्क्रीन्स या फॉरगेट पासवर्ड सेक्शन, या तो फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर वेब में जाए तो एरर पेजेस, कई बार ऐसा होता है कि डिजाइनर्स की तरफ से ये चीजें छूट जाती है, इन चीजों को डिजाइन करना छूट जाता है, और जब डेवलपमेंट में चीजें आती है तब ऐसा होता है कि ये चीजें रह गई या वो चीजें रह गई, ठीक है। तो इन चीजों को इस प्रोसेस में आपको ठीक करना पड़ता है अगर आपसे रह गए तो। अगर आपसे कोई चीज नहीं रहती है तो टेंशन लेने की तो कोई बात है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ आपको अपने डेवलपर को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है ताकि वो आपका ऐप वैसे ही बनाए, आपके एनिमेशंस जो आपने अपने ऐप्स में दिए हैं वो वैसे ही डिजाइन करे जैसे आपने दिए हैं। क्योंकि अगर वो वैसे निखर के या तो फिर वैसे उभर के नहीं आती है फाइनल इंप्लीमेंटेशन में, तो उन चीजों का डिजाइन करने के लिए हमें जो वक्त लगाए उस वक्त का कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट। तो यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान देना पड़ता है कि इंप्लीमेंटेशन जो है वो एग्जैक्टली वैसी ही हो। तो जब इंप्लीमेंटेशन हो के जब फर्स्ट ड्राफ्ट जब आपका डेवलपर आपको देता है, तो इस ड्राफ्ट को लेके आपको अपने स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो मीटिंग करनी पड़ती है। वो कई बार आपकी जो फाइनल यूजर है उनके साथ मीटिंग हो सकती है, आपके क्लाइंट के साथ मीटिंग हो सकती है, और अगर आपका ये साइड प्रोजेक्ट है तो आप खुद ही उसे एनालाइज कर सकते हैं कि जैसा हमने डिजाइन किया है कि वैसा ही आउटपुट क्या हमें मिला है, और अगर नहीं मिला है तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट टीम या फिर हमारा जो डेवलपर है वो उस चीज को उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया है, ठीक है। ऐसा कई बार आपके पास होता है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेवलपर आपके पास आके ये कहता है कि देखो एक्चुअल में या मैं कोडिंग में इस चीज को इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। या तो फिर आपने कई बार ये चीज सुनी होगी कि दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं होती, लेकिन
जब आपके पास एक टाइट डेडलाइन हो और आपके पास अगर ऐसी चीज़ हो जिसे इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसके बारे में रिसर्च करने के लिए आपको 20 दिन या 50 दिन लगे, जबकि प्रोजेक्ट की जो आपकी डेडलाइन है वो 10 डेज़ की है, ठीक है, 10 दिन बचे हैं या 20 दिन बचे हैं, और आपको किसी चीज़ को या किसी एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी तयशुदा डेडलाइन से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ऐसे में हमें उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिज़ाइनर का यही काम है कि अगर वो कोई मुश्किल या कोई ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग एनिमेशन डिज़ाइन करता है और उसे इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा वक्त लगता है डेवलपर्स को, तो ये डिज़ाइनर का काम है कि वो डेवलपर्स के लिए एक सिंपल सा लेकिन उतना ही अच्छा एनिमेशन डिज़ाइन करे जो आपकी तयशुदा डेडलाइंस में कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है। अब इस प्रोसेस में आखिरी जो हमारी प्रोसेस की जो स्टेप है, इसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन बेसिक वही चीज़ है जो हमने डिज़ाइन के इम्प्लीमेंटेशन के आखिरी पार्ट में देखी, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या होता है, आपको अपने क्लाइंट के साथ या आपके स्टेक होल्डर्स के साथ या आपको मीटिंग्स करनी पड़ती है कि जो भी शुरुआत से हमने डिस्कस किया, जो शुरुआत से हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, फिर हमने ये पूरे प्रोसेस को हमने जो फॉलो किया, उसका जो आउटकम जो है वो एक्चुअल में क्या आया है। अब इस आउटकम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आंसर करना पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन ये हो गया कि क्या हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो वाकई में यूजेबल है, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरी चीज़ हो गई कि क्या हमने जो प्रोडक्ट बनाया है क्या हमारे एंड यूज़र के लिए ये इजी टू यूज़ है, ठीक है, या तो फिर हमारे प्रोजेक्ट में या हमारे ऐप में ऐसा कुछ है जो यूज़र को यूज़ करने में मुश्किल हो रही है। एक और क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है क्या वो फ्लेक्सिबल है, क्या हम उसके अंदर कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद भी हमारे एंड प्रोडक्ट यानी कि हमारे बिग पिक्चर जो है उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होगा। तो क्या हमारा ऐप फ्लेक्सिबल है, क्या ये यूज़र्स की नीड जो है यानी कि यूज़र्स का जो बेसिक प्रॉब्लम जो था, जो हमने पेन पॉइंट्स जो हमने यूज़र रिसर्च में यूज़र्स से हमने जो लिए थे, क्या वो सॉल्व हो रही हैं, क्या वो प्रॉब्लम्स हमारे ऐप्स वाकई में सॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही। उसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट को लॉन्च, ठीक है, हम प्रोडक्ट को करते हैं लॉन्च और उसके बाद आते हैं हमारे यूजर्स के फीडबैक। अब यूजर्स के फीडबैक के बाद फिर से मीटिंग्स होती हैं और फिर से हम डिस्कस करते हैं और फिर से हम यूआई का ऑडिट के रिपोर्ट्स करवाते हैं, ठीक है, जिसे हम यूआई ऑडिट कहते हैं। उसके बाद हम उन्हीं एरियाज को फिर से मार्क करते हैं जहां पर यूजर्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके तयशुदा गोल्स को कंप्लीट करने में। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ के लिए हमने ऐप बनाया है तो क्या चीज़ हम यूजर्स बिना सोचे ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर लिए उस चीज़ों को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहीं से इस पूरे प्रोसेस को फिर से रिपीट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही इस प्रोसेस को फिर से रिपीट किया जाता है, अब फिर से एक ऐसा फीचर आप इंट्रोड्यूस करते हैं जो ऑब्वियसली मार्केट में किसी और के पास नहीं है, या अगर है तो आप उनसे बेटर करके मार्केट को या आपकी पोटेंशियल यूजर जो है उन्हें आप दे सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया कि आपका यूएक्स या यूआई यूएक्स डिज़ाइन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली ऐसे होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली इस प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करें। इस प्रोसेस में कई बार आप इन स्टेप्स को ऊपर नीचे आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक तरीके से ही करनी चाहिए।
आप पहले डिज़ाइन को बना के उसके बाद उस डिज़ाइन के वायर फ्रेम्स नहीं बना सकते। आपको वायर फ्रेम्स पहले ही बनाने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए बिहांस का एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई कूल आइडिया है और आपको ऐसा लगता है कि आप डायरेक्टली आप डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद बिहांस की केस स्टडी में डालने के लिए आप उसके बाद उनके वायर फ्रेम्स बनाएंगे तो अलग बात है। चलिए इसी नोट के साथ इस डिज़ाइन प्रोसेस के वीडियो को करते हैं ख़त्म, और मैं अगली वीडियो में ऑब्वियसली एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए